नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम आधारशिला मॉड्यूल की संपूर्ण जानकारी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में देखेंगे। पहला सवाल जो आधारशिला हस्तपुस्तिका में क्या है, तो इसका उत्तर है इस हस्तपुस्तिका में कक्षा 1-2 के बच्चों की भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियां एवं रोचक गतिविधियां। दूसरा प्रश्न, आधारशिला हस्तपुस्तिका में कुल कितने भाग हैं? तो आधारशिला हस्तपुस्तिका में कुल 6 भाग हैं। तीसरा सवाल है, आधारशिला हस्तपुस्तिका के भाग 1 में क्या है? तो आधारशिला हस्तपुस्तिका के भाग 1 में फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, आधारभूत सीखना और सिखाना, गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण के लक्ष्य एवं आकलन संकेत तक, बेहतर शिक्षण योजना के महत्व, और इस तरह से ये सभी हैं। तो इसका उत्तर ये एफ वाला है, सभी होगा। ये सभी इस आधारशिला के भाग 1 में वर्णित हैं। प्रश्न 4, कौन सही सुमेलित नहीं है? आधारशिला के भाग 1 में अवधारणा एवं आवश्यकता है, ये सही है। भाग 2 में हिंदी भाषा, भाग 3 में गणित के विषय में है, भाग 4 में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम और उनकी संप्राप्ति है, भाग 5 में आकलन एवं मूल्यांकन है, भाग 6 में 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर है। इस तरह से ये सभी उत्तर सही हैं और ये उत्तर उपयुक्त सभी। शिक्षण, 5वां प्रश्न, शिक्षण अधिगम चक्र का सिद्धांत क्या है? शिक्षण अधिगम चक्र का सिद्धांत आईपीए, इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस, असेसमेंट, रोचक प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन, यह है इसका विकल्प सी, रोचक प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन। इसे हम आईपीए के नाम से भी याद कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो लर्निंग आउटकम को 3 अन्य नामों से जानते हैं: अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं। इस तरह से इसका उत्तर उपरोक्त सभी डी वाला उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो लर्निंग आउटकम 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एफएलओ, केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। तो इसका उत्तर सी होगा। अगला सवाल, केंद्रित लर्निंग आउटकम एफएलओ आधारित है, ये किस आधार पर है? यह व्यापक दृष्टिकोण पर है। 9वां सवाल है, नेस्टेड लर्निंग आउटकम एनएलओ आधारित है, तो यह सीधे तौर पर प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि पर होता है। एक और सवाल होता है उप लर्निंग आउटकम। उप लर्निंग आउटकम जो सीधे कक्षा जिसमें पढ़ाई जाती है। 10वां प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर के लिए आरंभिक परीक्षण कब किया जाता है? प्री टेस्ट, तो इसका आंसर सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई के मध्यावधि में करते हैं। अगला सवाल है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर के लिए किस कक्षा तक के बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाता है? तो यह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए किया जाएगा। फाउंडेशन लर्निंग शिविर किस कक्षा स्तर के लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण किया जाना है? फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा 1-2 के बच्चों के स्तर की पढ़ाई की जाएगी। निःशुल्क, 13वां सवाल है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? यह 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। प्रत्येक विषय को प्रेरणा तालिका में क्या है? इसमें 3 चीजें दी गई हैं: शिक्षण लक्ष्य, आकलन के संकेतक, आकलन हेतु संभावित तरीके एवं प्रश्न। इस तरह से इसका उत्तर डी होगा कि उपरोक्त सभी। फाउंडेशन लर्निंग
शिविर के बच्चे जैसे जैसे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करते जाएंगे, उन्हें क्या किया जाएगा? जो बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे, उनको क्या करेंगे कि उनको उन्हें 3, 4, 5 स्तर के 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ध्यानाकर्षण शिविर में उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा, वहां बच्चा पढ़ेगा। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कुल कितने दिन का है? तो फाउंडेशन लर्निंग शिविर कुल 50 दिन का है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कुल कितने वादन हैं? फाउंडेशन लर्निंग शिविर में केवल 2 वादन हैं। प्रथम भोजन के पहले, लंच के पहले, और दूसरा लंच के बाद 90-90 मिनट का है। 18वां प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रथम वादन 90 मिनट भाषा के लिए निर्धारित है, जिसमें सबसे अधिक समय बोलने की दक्षता पर है, वह कितने मिनट का है? तो इसको जाने। बोलने की दक्षता, सबसे अधिक समय बोलने की दक्षता पर है और यह है 35 मिनट का। 35 मिनट का, इसका उत्तर होगा बी। सबसे कम समय 19वां प्रश्न है, फाउंडेशन लेवल लर्निंग शिविर के द्वितीय वादन जो 90 मिनट के गणित के लिए निर्धारित है, इसमें सबसे अधिक समय किस पर दिया गया है? एक्सपीरियंस पर है और कितने मिनट का है? यह एक्सपीरियंस वाला जो 30 मिनट का दिया गया है सबसे अधिक। इस भाग में 20वां प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर के द्वितीय वादन गणित में जो 90 मिनट का है, उसमें सबसे कम समय 10 मिनट निर्धारित है, वह दक्षता यल पर है, लैंग्वेज। इसका आंसर बी होगा। इसमें वितरण में एक्सपीरियंस पर 30 मिनट दिया गया है, लैंग्वेज पर 10 मिनट, पिक्चर पर 20 मिनट और सिंबल पर 20 मिनट। यह जोड़ने पर कुल 80 मिनट ही हो रहा है। और चाहे जो हो, इसमें सबसे कम समय लैंग्वेज पर ही मिलेगा। अगर 10 मिनट जो शेष बच रहा है तो 5 मिनट आप लैंग्वेज में, जो 15 मिनट हो जाएगा, और सिंबल में 25 मिनट कर दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसमें 10 मिनट का ही समय है, तो आप सबसे कम समय लैंग्वेज पर है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर साप्ताहिक कार्य योजना कितने सप्ताह की है? 5 सप्ताह, 6 सप्ताह, 7 सप्ताह, 8 सप्ताह? तो इसका आंसर है कि 7 सप्ताह। फाउंडेशन लर्निंग शिविर 50 दिनों की है, तो 7 सते 49, यह 7 सप्ताह का शिविर है। अगला सवाल है, क्या सत्य है शैशवा अवस्था एवं बाल्यावस्था में सीखने की असीम क्षमता होती है? यह सही है। जन्म से लेकर 8 साल तक सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है, यह भी सही है। सीखने में भावनात्मक जुड़ाव सबसे अहम पहलू है। ये तीनों कथन सही हैं, तो इसका उत्तर डी होगा कि उपरोक्त सभी। प्रश्न 23, प्रारंभिक स्तर पर भाषाई कौशल विकास के हेतु कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं? तो आप ये जान लें, भाषा और परिवेश के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम है और गणित के लिए 5। तो 24वां सवाल पूछा गया है, गणित में कितने लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं? तो यहां उत्तर होगा 5, सी। अगला सवाल है, इरेक ERAC चरणबद्ध सीखने की प्रक्रिया है, जहां ई एक्सपीरियंस अनुभव और रिफ्लेक्शन चिंतन और विश्लेषण, ए एप्लीकेशन अनुप्रयोग प्रकट करता है। तो सी क्या है? सी कंसोलिडेशन अर्थात निष्कर्ष। इसका उत्तर होगा ए। इस पर सवाल सीधे भी पूछ सकते हैं कि ERAC कौन क्या प्रकट करता है। अगला प्रश्न, गतिविधि का मूल सिद्धांत क्या है? गतिविधि के 3 मूल सिद्धांत हैं, जिसमें ए शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो, कोई भी गतिविधि 4 चरणों में पूरी की जाए, गतिविधि सीखने के लक्ष्य लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो। ये तीनों सिद्धांत हैं, तो इसका उत्तर होगा ये चौथा कि डी उपर्युक्त सभी। अगला है, गतिविधि छोटी छोटी रोचक क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो चिंतन की एक विशेष दिशा में ले जाती है और स्वाभाविक हो जाती है, जिससे सीखना रोचक और स्वाभाविक हो जाता है। इसके कितने महत्वपूर्ण पहलू हैं? तो गतिविधि के 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, रोचकता और चुनौती।
28वां सवाल है, सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलाप को श्रृंखला कहलाती है। रोचकता, चुनौती, गतिविधि, खेल। तो इसका उत्तर होगा गतिविधि। ये गतिविधि है, सी आंसर होगा। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? गतिविधियां 4 प्रकार की होती हैं। आप तीसरे सवाल में देखें कि गतिविधियों के प्रकार कौन कौन से हैं। ए मौखिक गतिविधि, बी लिखित गतिविधि, सी सामग्री आधारित गतिविधियां, सी डी आईसीटी आधारित गतिविधियां। ये चारों प्रकार की गतिविधियां हैं, तो इसका उत्तर होगा चारों सही है। किस गतिविधि में सभी को चिंतन करने का मौका मिलता है? तो लिखने की प्रक्रिया में सभी को चिंतन करने के अवसर मिल जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर बी होगा, लिखित गतिविधियां। अगला सवाल 32वां, किस गतिविधि में अवधारणाओं का विकास होता है? अवधारणाओं के विकास के लिए सामग्री आधारित गतिविधियों में अवधारणा के विकास होता है। इसका उत्तर सी होगा। बच्चे अधिक देर तक रोचकता से लगे रहते हैं, गतिविधि का नाम क्या है? सामग्री आधारित गतिविधि होगा। आप सामग्री देंगे तो बच्चे बहुत देर तक खेलते रहते हैं। आप देखते होंगे सामग्री आधारित गतिविधियों में बच्चे बहुत देर तक खेलते रहते हैं। और सामग्री आधारित गतिविधियां कैसी होनी चाहिए? तो क्या अधिक लागत होनी चाहिए, कम लागत होनी चाहिए? तो सही यह है कि इसकी लागत भी कम हो और समय भी कम हो। यह ना हो कि बहुत महंगी सामग्री खरीद दी जाए। इसका उत्तर डी होगा। भाषा के यांत्रिक पहलू हैं, तो भाषा का यांत्रिक पहलू लिपि है। भाषा के यांत्रिक पहलू लिपि है। 40वां सवाल है, भाषा संदर्भों से अर्थ ग्रहण करती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। भाषा का जो अर्थ होता है वो संदर्भ से होता है। 41वां सवाल है, खुले प्रश्न होते हैं, क्यों वाले, कैसे वाले, अगर वाले, उपर्युक्त सभी। तो इस सभी प्रकार के खुले प्रश्न कहलाते हैं। ईएलपीएस 42वां सवाल, गणित सीखने का क्रम है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ए वाले में एक्सपीरियंस विथ सॉलिड कंक्रीट, ठोस वस्तुओं द्वारा अनुभव, सही है। यल लैंग्वेज, भाषा, जो ठोस वस्तु को परिचय कराते समय, जानते समय बच्चे वार्तालाप करते हैं। पी फॉर पिक्चर, यह भी सही है। यस फॉर सिस्टम नहीं होता, बल्कि यस फॉर सिंबल होता है। यहाँ यह सही नहीं है, तो यस फॉर सिंबल होता है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भाषा विकास की दृष्टि से भाषा की 4 दक्षताएं। तो 4 दक्षताएं भाषा की सुबोपली है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आप क्रमशः देखें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यह बी वाला उत्तर इसका सही है। भाषाई कौशल विकास के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम कौन कौन से हैं? तो 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम, सुनना और बोलना, बी है पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, डी है कल्पना और सहनशीलता। वास्तव में ये चारों लर्निंग आउटकम हैं, केंद्रित लर्निंग आउटकम है, तो इसका उत्तर सभी सही हैं। इसलिए 45वां प्रश्न है, सुनने का आशय क्या है? केवल सुनना, केवल समझना, केवल प्रक्रिया देखना। सुनने का समझना और सुनकर अपेक्षित प्रक्रिया देना, यह इसका सुनने का आशय होता है। समझना और सुनकर अपेक्षित प्रक्रिया देना। किसी बच्चे को आप कुछ कहते हैं कि कलम ले आओ और ले आया लोटा, तो इसका मतलब सुन करके समझ करके प्रतिक्रिया नहीं दिया, यहां सुनने की प्रक्रिया नहीं हुई। 46वां सवाल, सुनने बोलने के कौशल विकास के लिए किस प्रकार के सवालों का प्रयोग करना चाहिए? तो सवाल देखें, सूची सवाल, प्रक्रिया आधारित सवाल, तर्क आधारित सवाल, कल्पना आधारित सवाल। ये 4 प्रकार के सवाल होते हैं। सुनने बोलने की प्रक्रिया में ये सभी प्रकार के सवालों को पूछना चाहिए। सूची सवाल, प्रक्रिया आधारित सवाल, तर्क आधारित सवाल, कल्पना आधारित सवाल। इसका उत्तर उपरोक्त सभी। 47वां सवाल, लिखने से पहले मांसपेशियों के अभ्यास की गतिविधियां हैं। उंगली फिराना, धागे पिरोना, पैटर्न बनाना, लाइनें खींचना। तो उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, पढ़ना सीखने के चरण हैं।
पढ़ना सीखने की। ए प्रिंट चेतना विकसित करना, बी ध्वनि चिन्ह संबंध या डिकोडिंग। तो ये दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं। चरण पहला प्रिंट चेतना विकसित करना और दूसरा ध्वनि चिन्ह संबंध या डिकोडिंग। तो इसका उत्तर होगा ए बी दोनों। अगला सवाल, किसी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझना कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है और लिखे गए शब्दों को पढ़ा जाता है, यह कहलाता है प्रिंट चेतना। अगला सवाल, वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने या बोलने की क्षमता को कहते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग, कोई अक्षर लिखा गया है, शब्द लिखा गया है, उसको आप पढ़ देते हैं तो डिकोडिंग कहलाती है। जैसे कमल लिखा है, तो अगर वो कमल पढ़ता है तो इसका मतलब वो डिकोड कर रहा है वो क्या लिखा है। अगला सवाल, लिखना क्या है? ए अपनी बात सोचकर लिखना, भली प्रकार से नियोजित करते हुए लिखना। सी है बिना सोचे लिखना। बिना सोचे लिखना का कोई तात्पर्य नहीं है, तो इसमें सोचकर लिखना और नियोजित लिखना ही लिखना कहलाता है, अर्थात इसका ए और बी दोनों है। ये डी वाला उत्तर सही होगा, ए बी दोनों। लिखने के लिए जरूरी कौशल कौन से हैं? ए गत्यात्मक मोटर कौशल, बी भाषा संरचना संबंधी कौशल, सी संज्ञानात्मक कौशल, डी उपरोक्त सभी। तो तीन प्रकार से लिखने के जरूरी कौशल हैं, गत्यात्मक मोटर कौशल, भाषा संरचना संबंधी कौशल, संज्ञानात्मक कौशल। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त। क्या सही सुमेलित है? गत्यात्मक मोटर कौशल क्या है कि लिखने से पहले जो लिखते हैं आप, अक्षर के लिए हाथ और उंगलियों का सही संयोजन हो। भाषा संरचना संबंधी कौशल, तो भाषा में ध्वनि है, चिन्ह है और वाक्य रचना है, विराम चिन्ह है, यह भी सही सुमेलित है। संज्ञानात्मक कौशल, इसमें सोचने, बात को तार्किक ढंग से लिखने, एक सूत्र में पिरोने की बात है। तो तीनों कथन सही हैं, सुमेलित हैं, तो इसका उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनाबद्ध लेखन स्तर, मध्यवर्ती बीच वाला भाग होता है कि कुछ बातें जानता है कुछ नहीं जानता। तो यहां ए देखें, कुछ शब्दों व ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले ध्वनियों से वो परिचित हो जाता है, यह सही है। कुछ शब्दों को प्रवाह से लिख लेता है और कुछ के लिए बर्तनी सोच कर लिखते हैं, यह भी सही है। सही बर्तनी, सही शब्द, लिंग काल, प्रक्रिया रूप का ज्ञान, वाक्यों की संरचना, विराम चिन्हों को नियम आदि उपयुक्त सभी, इसका ये तीनों सही हैं, इसलिए उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। सभी सही हैं, इसका आंसर उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर में क्या होता है? प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर में उसमें बुनियादी एवं संरचनात्मक दोनों तरह के कौशलों पर पकड़ होती है, ऑप्शन ए भी सही है। बी अपने अनुभव, घटना, परिवेशी वस्तुओं के बारे में प्रवाहपूर्ण लिखित अभिव्यक्त करने लगता है, ए बी दोनों सही हैं, इसका उत्तर सी होगा, प्रयुक्त दोनों। निम्न में से अगला 61वां सवाल है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए गणित सिखाने का क्रम ELPS है, यह बिल्कुल सत्य है, इसको कई बार ये ELPS की बात आई, गणित सीखने का क्रम होता है। 64वां, संख्यापूर्ण अवधारणा में सम्मिलित है। ए तुलना करना, छोटा बड़ा, लंबा छोटा, हल्का भारी, कम ज्यादा, ऊपर नीचे। बी समूहीकरण और वर्गीकरण, यह भी सम्मिलित है। क्रम और अनुक्रम, सी यह भी सत्य है। एक से एक की संगत, सही है। एक से एक मिलाकर गिनना, क्रम सूचक एवं मात्रा सूचक संख्याएं, वास्तव में ये सभी संख्यापूर्ण अवधारणा के ही है, अतः इसका उत्तर उपर्युक्त सभी हो। इंडिकेटर किस आधार पर विकसित किए गए हैं? तो ये नेस्टेड लर्निंग आउटकम पर आधारित है, बी वाला आंसर होगा नेस्टेड लर्निंग आउटकम। अगला सवाल, कथन सही नहीं है, कार्य को बीच बीच में जांचना आकलन है, ये बिल्कुल सत्य है कि बीच बीच में जांच लेना आकलन होता है, सुधार का मौका मिलता है। ध्यान से देखना अवलोकन कहलाता है, यह भी सत्य है। कक्षा में अवलोकन मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, नहीं, यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह अवलोकन एक बड़ा हिस्सा होता है, तो यह आंसर इसका यह होगा।
बच्चों के मूल्यांकन विषय के निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष किया जाता है। सत्य है। आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य सुधार लाना है। अगला सवाल, एक टूल की तरह जिसके जरिए शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में सतत सुधार एवं संशोधन करता है। शिक्षण योजना, आकलन, लर्निंग आउटकम, यह आकलन होता है जिससे शिक्षक अपने अंदर सुधार भी करता है प्रक्रिया में। शिक्षक प्रदर्शन सूचक क्या है? शिक्षक अच्छे कपड़े पहनकर प्रदर्शन करें, इसका कोई अर्थ नहीं है उसमें। शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन एवं सुधार करे। प्रदर्शन सूचक में आकलन और सुधार है, इसका उत्तर बी होगा। मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज्यादा कीमती होता है। यह कथन कहां से लिया गया है? यह कथन अब्राहम लिंकन का है। नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है, यह कथन भी अब्राहम लिंकन का है, जो एक शिक्षक से अपेक्षा से लिया गया है। अगला सवाल, कक्षा शिक्षण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षण योजना बनाकर कक्षा में शिक्षण करना सही है। बच्चों को कठिनाइयों को व्यक्त करने का मौका देना। शिक्षक द्वारा कक्षा में क्रोध करना, यह क्रोध शिक्षक नहीं करेंगे, कक्षा में क्रोध करना नहीं है, ये सी वाला सही है। अगला देखें, इसका आंसर क्या है? बच्चों को आपस में परिचर्चा करने के लिए ज्यादा नहीं करना चाहिए कक्षा में क्रोध। सूचक के 4 स्तर कौन है? ए, बी, ओ, डी। तो इसके 4 स्तर ए, बी, सी, डी हैं, ओ नहीं, यह नहीं है। शिक्षक अपना आकलन सूचक के आधार पर करेंगे, तो शिक्षक को अपने आकलन जो है हर दिन या साप्ताहिक रूप से करना चाहिए। अगला सवाल, सूचक का अपेक्षित स्तर है। सूचक का अपेक्षित स्तर बी है, लेकिन अंतिम पहुंचने की कोशिश हम ए पर करते हैं। अपेक्षित स्तर बी है, इसका उत्तर बी होगा। अगला सवाल, बारबियाना स्कूल की विशेषता थी। वहां बहुत सारे डेस्क और बेंच थे, बहुत अध्यापक थे, प्रत्येक किताब की केवल एक प्रति थी, किताबों की बहुत सारी प्रतियां थी। वास्तव में बारबियाना में प्रत्येक किताब की केवल एक प्रति थी, और वहां न तो बहुत सारे डेस्क बेंच थे, न तो बहुत अध्यापक थे, और न बहुत सारी किताबें थी। बचपन में रेडियो को राडा कौन कहता था? ये ज्ञानो था जो रेडियो को राडा कहता था। कक्षा शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए? आवश्यकतानुसार टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि आवश्यकता से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, टीएलएम आवश्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिए। बच्चों में भेदभाव ये कदापि न करें। बच्चों को अस्पष्ट निर्देश नहीं देना चाहिए। बच्चों को टिप्पणी पर अपमानित नहीं। गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना अच्छा है, यह कथन किसका है? यह है लुसिया का, सी, लुसिया। इनमें से बदलाव का कौन 3 रूप नहीं है? कुछ हासिल करना जो हमारे पास नहीं है, यह बिल्कुल बदलाव का रूप है। पहले से उपलब्ध चीजों तरीकों में सुधार लाना, यह भी है। जो ठीक नहीं है उसे हटाना, यह भी है। जो सीखने के लिए ठीक नहीं है उसे बंद न करना। अगर वो सीखने के लिए ठीक नहीं है तो उसे बंद जरूर कर देना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कहीं कहीं पूरे कोर्स को समाहित करने के लिए 4 ऑप्शन की जगह 5 या 6 दिए गए हैं, ताकि आपको अन्य जगह न खोजना पड़े। और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जय शिक्षक, जय शिक्षक समाज।